हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे, पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे वो, और उन्होंने काफ़ी सवाल भी मुझसे वो पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे सभी के सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ सही से। तो डिफरेंट टाइप के मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो चलिए हम उन सवालों को यहाँ पर देख लेते हैं और पूरे सवालों को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला हमारा जो सवाल मुझसे जो पूछा गया था वह है कि सर ये बताइए कि स्टेनो होता क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेनो होता क्या है। अब बड़े बड़े मंत्रालयों में, बड़े बड़े विभागों में या न्यायालयों में जो वार्तालाप होती है गवर्नमेंट, तो उसको कोई टाइप तो कर नहीं सकता है इतनी जल्दी कि दो लोग अगर आपस में बात कर रहा हो तो उसको कोई टाइप करे। तो इसीलिए स्टेनो होता है कि वो बड़े बड़े वाक्यांशों को छोटी छोटी लाइनों में लिख देता है और उसी को टाइप करके अपने पास रख लेता है। तो इसको बोलते हैं स्टेनो। अब नेक्स्ट जो सवाल था वो कि स्टेनो सीखते कैसे हैं। अब स्टेनो सीखना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस उसका प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस में लाना ही बड़ी बात है। क्योंकि जब तक आप सीख के कुछ करोगे नहीं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको आएगी नहीं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोज़ कोई ना कोई डिक्टेशन करनी पड़ेगी, वाक्यांशों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लिखना ही नहीं होता है इसमें, कोई भी डिक्टेशन लिखनी नहीं होती है। लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब भी करना होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जैसे डिक्टेशन को किसी से बुलवा लें या खुद ही उसको बोलें रिकॉर्ड करके, फिर उसको आप लिखें। और लिखने के बाद वो जो आप लिखेंगे उसी को देख देख के आप टाइप भी करें साथ में। ये पॉइंट बहुत से बच्चों की गलतियाँ ये होती है कि वो डिक्टेशन लिख तो लेते हैं लेकिन इसको मिलाते नहीं हैं, और कोई कोई मिला लेते हैं तो वो टाइप नहीं करते हैं। तो टाइप करने से ये होगा कि उनकी जो एक हैबिट बन जाती है और उनको जल्दी से जल्दी स्टेनो आ जाती है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेनो कितने दिन में सीख सकते हैं। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि स्टेनो की एक बुक है ऋषि प्रणाली करके, और ऋषि प्रणाली से ही मैं भी सीखा हुआ हूँ। तो वो बुक में शायद 80 या 100 एक्सरसाइजेज हैं। तो वो मैंने 1.5 महीने में उसको ख़त्म कर लिया था। वो आपके ऊपर है, आप कितने जल्दी उसको कर पाते हो। अगर आप एक दिन में एक एक्सरसाइज करोगे तो लेट होएगी, अगर आप एक दिन में 2-3 एक्सरसाइजें करोगे तो वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो बस बुक को ख़त्म करने के बाद ऐसा नहीं होता कि स्टेनो आपको आ गई है। मतलब कि आप बुक ख़त्म करने के बाद आपको समझ लीजिए कि सिर्फ 50% स्टेनो आई है अभी, और उसको पूरा हैंडल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टेनो में सबसे बड़ा जो खेल है वो सिर्फ प्रैक्टिस का है। कि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं और वो बोलते भी कि भैया हमारी स्पीड नहीं आ रही है, हम सीख तो गए लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने सीख ली और वो लिख नहीं पाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सोचते हैं कि उन्होंने बुक ख़त्म कर ली तो उनको स्टेनो आ गई। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बुक ख़त्म करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपको उसको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके वाक्यांश आपको अच्छे से आएंगे, और आप उसको जब डिक्टेशन होगी तो लिख भी सकते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हमने वाक्यांश का बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन डिक्टेशन में हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने कम करी होगी। अब ऐसे ये कॉपी है, उसका पेज है, अब यहाँ से आपने कोई वाक्यांश उठाया तो पूरा उसको फिर करना है आपको। जितना आप वाक्यांश की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको वो वाक्यांश जल्दी से जल्दी डिक्टेशन में याद आ जाएगा और उसको आप आसानी से बना लोगे। ये सवाल तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर कैसे होता है, मतलब उसमें क्या क्या आता है, हम वो कहाँ से करें। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो पेपर में 3 चीज़ें आती हैं। पहली आपकी आती है इंग्लिश, फिर आपकी आती है जीएस, और फिर आती है रीजनिंग। तो इंग्लिश जो आपकी आती है वो 100 नंबर की आती है, जीएस आपकी 50 नंबर की आती है, और रीजनिंग भी आपकी 50 नंबर की आती है। तो जिसकी इंग्लिश में जिसकी कमांड अच्छी होगी उसको ये पेपर निकालने में ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा उसको, मतलब कि। और कई पूछते हैं कि भैया लेवल कैसा होता है पेपर का,
कितना कठिन आता है, तो बस वो आपके ऊपर है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें 100 नंबर की सबसे बेसिक यही होता है, और सबसे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो होता है वो 60 नंबर आपको करने, 100 में से 60 नंबर एसएससी आपको करने के लिए देती है। लेकिन जो 40 नंबर देती है वो बच्चों को पेपर से बाहर निकालने का करती है, मतलब कि जिसको इंग्लिश की समझ नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंसिव ही मतलब होता है समझना, तो जिसको इंग्लिश की समझ होएगी नहीं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है पेपर में। माने 60 नंबर तो आराम से आदमी ले आएगा, जैसे एरर आ गए, एक्टिव पैसिव आ गए और वोकैब्स आ गई, वो हद तक आदमी कर सकता है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इसका होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, तो आपको इस पर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग के लिए मैं तो किरण का ही यूज़ करता हूँ। मैं भी किरण ही प्रेफर करता हूँ सबको, कि किरण से बढ़िया बुक मुझे नहीं लगती शायद होगी। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया इसमें स्पीड कितनी मांगते हैं, तो वही भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें स्पीड कितनी मांगते हैं एसएससी में। तो हर जो पेपर होते हैं ज़्यादातर उसमें 100 तक की ही स्पीड मांगते हैं। अब एसएससी भी हमारा 80 की स्पीड देता है, लेकिन आपको 80 ही की तैयारी नहीं करके जानी है कि 80 वो देता है तो हम भी 80 करेंगे। अब आपकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए 100 या 110 होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से करना है तो, वरना 80 करके जाइए आप, क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि वो 80 ही बोलेंगे, वो 100 भी बोल सकते, मतलब कि 80 से 100 के बीच में ही उसकी स्पीड रहती है जो वहाँ पे वो डिक्टेशन बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपको 100 की स्पीड इनफ है एसएससी के लिए। और चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाती है आपको, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। बस टाइपिंग में जो टाइम मिलता है हमें वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंग्लिश वालों को मिलता है 50 मिनट पूरा उसको, और 800 वर्ड की वो वहाँ डिक्टेशन बोली जाती है 10 मिनट में 800 वर्ड, तो 80 की स्पीड हुई। और जो हमें हिंदी वाले हैं तो उनको 65 मिनट मिलता है टाइपिंग करने में पूरा। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कितनी स्पीड मांगते हैं और टाइपिंग के लिए कितना समय मिलता है। और स्पीड उसकी आपकी अगर 30+ हो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है टाइपिंग करने के लिए। 30 या 35 तक तो आपकी होनी ही चाहिए, तो ही आप मतलब कि अच्छे से कमांड कर पाएंगे उसमें, क्योंकि हमें सिर्फ टाइप नहीं करना होता है, जो हम स्टेनो लिखते हैं उसको समझना भी होता है उसी में ही, और आपको टाइप भी करना होता है। तो जितनी ज़्यादा आपका टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी उतने अच्छे से आप कम गलतियाँ करेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको टाइप कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था पेपर में क्या क्या आता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर, कि इंग्लिश आती है 100 नंबर की, जीएस आती है 50 नंबर की, और रीजनिंग आती है 50 नंबर की, और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है। अब आप ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया था कि ये एडवांस आउटलाइन से होता क्या है। तो जैसे हमने एडवांस आउटलाइन एक मानी है, जैसे कि वहाँ डिक्टेशन में बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या जीबी ब्लास्ट में, ये हमारी आउटलाइन हो गई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब बच्चे इसको पता नहीं किस किस तरह से बनाते हैं, तो मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता कि किस किस तरह से कितनी कितनी लंबी लंबी आउटलाइनें बनाते हैं। जैसे जो बहुत ही मतलब कि जिसकी 70 की स्पीड होएगी तो वो बनाएगा ये सब भारत, फिर बनाएगा के, पता नहीं प्रधानमंत्री का ऐसे बनाएगा ऐसे करके, फिर नरेंद्र दामोदर, फिर दास मोदी, फिर वो लाइन काट के जी बनाएगा। तो मतलब कि एसएससी तक के लिए तो इतनी तो बहुत है, इतनी तो मतलब कि ऐसे ही एसएससी की जितनी भी तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अब आपने देखो जैसे कितने वर्ड थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 शब्दों का एक वाक्यांश ये है, तो आपने ही 8 भी लिखे हैं। लेकिन इसमें देखिए कितनी बार आपने पेंसिल उठा के सेंटेंस को ब्रेक किया, मतलब कि अगर आपने तो भारत के बाद अगर आपको के लिखना है तो पेंसिल उठा के ही आप लिखेंगे, तो आपका 1 सेकंड तो उसी में चला गया।
ठीक है। तो आपका जैसे मान लीजिए ये 8 थे, तो आपके 8 सेकंड तो ऐसे ही चले गए और आपने 8 सेकंड इसको लिखने में कर दिया। अब देखिए मैं एडवांस में मैं कैसे लिखता हूँ। तो ये हो गया भारत, फिर ये प्रधानमंत्री, फिर ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो देखिए इसमें आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एक नॉर्मल आउटलाइन में और एक एडवांस आउटलाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, और ये बहुत ही जल्दी से आदमी लिख सकता है। लेकिन नॉर्मल इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती है, इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, इसको समझना पड़ता है। और ये जब आप पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी करेंगे तो उसमें 170 की स्पीड मांगते हैं। तो 170 की स्पीड ऐसे नहीं होगी जैसे हम पहले लिख रहे थे कि 8 बार हमने पेंसिल उठाई, फिर 8 बार हमने 8 शब्दों को लिखा। ऐसे तो फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पीड ही, उसमें 170 की स्पीड बहुत होती है। मतलब कि 1 मिनट में आपको 170 वर्ड बोले जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितनी तेज़ वो डिक्टेशन बोलते होंगे। तो हमारा वो नॉर्मल आउटलाइन से उस पेपर में हम तो बिल्कुल हम क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो उसको पेपर को क्लियर करने के लिए हमें एडवांस आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो और एडवांस आउटलाइन की PDF मैं आपको सुबह सुबह देता हूँ। रामधारी खंड अभी एक चल रही है, और शाम को मैं न्यूज़पेपर की आउटलेट देता हूँ, मतलब उसमें जो आर्टिकल आता है वो देता हूँ, संपादकीय। उन सभी में आपको देखने को मिला है कि मैं एडवांस आउटलाइन से ही आप सबको देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है कि कहते हैं कि सर हम स्टेनो कर तो रहे, हमारी स्पीड नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स हमारी स्पीड इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम बुक तो ख़त्म कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बुक ख़त्म करने में कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे सब आपको बुक ख़त्म करवा देंगे। लेकिन मेन होता है प्रैक्टिस, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको स्टेनो उतनी आपकी आउटलाइनें अच्छी होंगी, जल्दी जल्दी आपको आउटलाइनें याद आएंगी। मतलब बहुत अच्छे से आपको फिर सब चीज़ें होंगी, समझ में भी आएगी डिक्टेशन, आप तुरंत उसको पढ़ भी लेंगे। और जब हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया होता है, अब किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना तो हम उस काम को समझ लीजिए बिल्कुल कर ही नहीं सकते, फेल। अगर उस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे हम उस काम में। तो सेम इसका भी होता है कि प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। बुक ख़त्म करने से स्टेनो नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। कम से कम नहीं तो आप एक दिन में 2 से 3 घंटे तो स्टेनो करिए ही। जो बिगिनर्स हैं वो 2 से 3 घंटे तो आपको स्टेनो को देना ही पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले हम SSC का एग्ज़ाम तो हमारा निकले तभी तो स्किल आपका होएगा। अब मैं उनसे बताना ये चाहता हूँ कि आप मान लीजिए आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, सपोज दैट आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, उसके बाद 2 महीना 3 महीना आपको मिलता है सीखने के लिए। तो भैया 2-3 महीने में तो सिर्फ आप बुक ख़त्म कर सकते हो। आपकी स्पीड आप सोचो कि 80 आ जाए तो वो तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ हम 2 महीने में पूरी ख़त्म करा देंगे, 3 महीने में आपकी स्पीड आ जाएगी, तो बेकार की बातों में आप ना पढ़ें। आप पहले ही से दोनों की साथ साथ तैयारी करें। जब आप अपना पेपर और स्किल जब दोनों की तैयारी करेंगे तभी आपका ये पूरा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कोई SSC हमको 2-3 साल का समय नहीं देती है कि हाँ आराम से आपने पेपर निकाल लिया तो स्किल आप आराम से 2-3 साल बाद आना देना है। तो ये नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 100 मान लीजिए 100% बच्चा बैठता है तो 50% तो वो पेपर में ही बाहर हो जाता है, पेपर उसका क्लियर ही नहीं होता है। और फिर जो बच रहे हैं 50 वो स्किल में, उसमें से सिर्फ 25% बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है या होता है। क्योंकि स्किल में जो ये सोचते हैं ना कि हम पेपर के बाद ही तैयारी करेंगे स्टेनो की, तो फिर 25% वही बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, ये वही बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था कि स्टेनो के पेपर देने के लिए 12th ज़रूरी है क्या। हाँ तो फ्रेंड्स बिल्कुल ज़रूरी है 12th तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और 12th बेसिस पे ही आपके पेपर पूरा तैयार होता है। बस थोड़ा उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आता सब GS वगैरह सब 12th बेसिस की आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें समझ आए हैं सारे पॉइंट, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।